वेलकम व्यूअर्स। आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कड़ी में मेरा सेकंड लेक्चर है। ये लेक्चर एक्चुअली मैंने बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार एलएस कॉलेज के प्रांगण में जो उनका साइंस डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी साइंस डिपार्टमेंट है, और विद इन साइंस डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था और मैंने स्टूडेंट्स के बीच में बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के बीच में रखा था। तो मैं आपको वो प्रेजेंटेशन एक बार फिर से वॉक थ्रू करता हूँ सो दैट द स्टूडेंट्स हु मिस्ड इट दे कैन रेफर टू इट एंड गेट द बेनिफिट। तो मैं इसको मोस्टली इंग्लिश एंड हिंदी में रखूंगा। सो द मिनिस्ट्री ऑफ इस प्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस कॉलेज की एचओडी प्रोफेसर संगीता सिन्हा जी ने मुझे इनवाइट किया कि शरद जी एआईएमएल पे कुछ बच्चों के बीच में टॉक देनी है। एंड द रीजन फॉर दिस टॉक वाज द नोटिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ऑफ इंडिया। उनके अंतर्गत द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन has informed about a hackathon event being organized in collaboration with Indian Institute of Technology, Gandhinagar, IIT Gandhinagar। और ये 21 और 23 मार्च के बीच में होने वाला है। Now the hackathon will feature 3 problem statements और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वो। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डेवलपमेंट ऑफ एन एआई एमएल प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सिमेंटिक सर्च फ्रॉम टेक्स्ट टू नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। और तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था या है डेवलपमेंट ऑफ एन एआई बेस्ड लेगेसी डेटा एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग टूल। सो बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना था, राइट? एंड आई टुक एन इनिशिएटिव। आई ड्रोव फ्रॉम पटना around 2 hours from Patna to Muzaffarpur by car on road. And when I reached, I was welcomed and all those initial फैसिलिटेशन वगैरह के बाद जब मैं बच्चों से मुखातिब हुआ, बच्चों के प्रति मैं अटेंटिव हुआ, तो मैंने ये प्रेजेंटेशन, मुझे जब मौका मिला तो मैंने वो किया। फिर आपके लिए भी एक बार फिर से प्रेजेंटेशन करता हूँ। तो एज माई स्लाइड नेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सी चीज़ है उसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इट डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी इन द लॉन्ग रन एंड मेक अस ऑल मशीन? क्या ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो एआई बोल रहा है, इज इट पॉसिबिलिटी और प्रोफेसी अलॉन्ग विद द हैकाथॉन का जो इश्यूज है? सो ये मैंने एक्साइटमेंट के लिए ये हेडर रखा, बट विल डिस्कस मेनली ऑन द हैकाथॉन। तो एआई द्वारा प्रकट की गई अभूतपूर्व शक्ति का मतलब है कि अगला दशक मानवता के लिए सबसे अच्छा या सबसे खराब हो सकता है। न केवल आप इसे भौतिकी के छात्रों को, बल्कि वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, सामान्यवादियों, जर्नलिस्ट लाइक अस को भी खुद से पूछना चाहिए कि भविष्य में एआई के लाभ को प्राप्त करने और जोखिम से बचने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एआई के परिवर्तनकारी परिणाम जल्दी हम पर आ सकते हैं, लेकिन क्या वे काल्पनिक, क्या वे विनाशकारी होंगे? वेल, द जूरी इज आउट, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में। और हैकाथॉन प्रकार के कार्यक्रम आपको शोध, जो रिसर्च बोलते हैं, करने और अपने पढ़ने आप आगे पढ़ने में मदद करते हैं, जो आपके नियमित पाठ्यक्रम से थोड़ा दूर हैं, क्योंकि आप कार्यक्रम में भागीदारी या जिज्ञासा से बाधाओं का आकलन करते हैं, राइट? दिस इज द पर्पस ऑफ द हैकाथॉन। सो दिस इज माय इंट्रोडक्टरी स्टार्ट और इंट्रोडक्टरी मैसेज। अब चलते हैं हम लोग सेकंड स्लाइड में, जो कि
हैकेथॉन के बारे में है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आपको शुरू में बताया, द 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो वहां पे है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ एन AI/ML हो, या डेवलपमेंट ऑफ अ सिमेंटिक सर्च हो, या डेटा एक्सट्रैक्शन के क्या क्या मेथोडोलॉजी हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग टूल्स है, ये सब पे गवर्नमेंट वांट्स द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड बी अवेयर। तो सबसे पहले अगर आप इस विषय पे बात करेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि AI क्या है, राइट? तो AI is a field where tasks typically requiring human intellect are performed by machine, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, and is presently a topic of conversation across all the scientific and engineering disciplines. मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर को ले लीजिए। ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम, they are grappling with substantial obstacle and कोविड ने काफी एक्सपोज किया, ग्लोबली एक्सपोज किया, चाहे वो अमीर देश हो, वो गरीब देश हो, डेवलपिंग देश हो, सभी को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। सभी के जो हेल्थ केयर सेक्टर है, राइट, दे ऑल वेर एक्सपोज्ड। तो लोगों ने सोचा कि जब ये प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम उसको AI से, क्या AI हमें मदद कर सकता है? So people thought कि well, AI holds promise to bring transformative advancement in healthcare, equipping the patients with greater autonomy and their health management. तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? So while AI potential for groundbreaking innovation often captures attention, its most immediate value might be addressing everyday tasks. And जो हैकाथॉन वही बोल रहा है कि जो आम जन का जो प्रॉब्लम है, डे टू डे टास्क, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। the bureaucratic burden of modern medicine, again मैं हेल्थ केयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, with its excessive paperwork, जैसे कि इंश्योरेंस दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, राइट, लॉट ऑफ पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, resembles a clogged sewage system. Inefficient administration is estimated to waste about 14% of the healthcare expenditure, जो कि अगर ग्लोबली उसको आप कैलकुलेट करेंगे डॉलर के टर्म में, तो $91 बिलियन ये रेड टेप और एडमिन का हेल्थ केयर रिलेटेड वर्क के लिए हेल्थ केयर में चला जाता है। जो पैसा पेशेंट, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स में जाना चाहिए, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाता है, बिकॉज देयर इज नो प्रोसेस डिफाइंड। कैन AI हेल्प टू कट दैट कॉस्ट? Despite considerable progress in medical science, the global community still grapples with this challenge. However, AI can potentially transform various facets of healthcare, including the diagnostic procedure, machine learning. A subset of AI utilizes data as a critical input. The precision of machine learning outcome is contingent on the volume and the quality of this input data. ठीक है, तो डेटा का क्वालिटी एंड इनपुट, जो कि हम लोग हैकाथॉन के थर्ड वाले प्रश्न में आएंगे। This characteristic of ML can help tackle complexities and challenges associated with the diagnosis, right? So ये हो गया आपका typically AI क्या है, right? AI का what you can do through an AI, etc., etc. So this is अब हम आते हैं इसी पे कि how to prepare for hackathon topics and documentation, right? तो एक तो मैंने आपको AI के बारे में बताया, अब है कि हैकाथॉन के लिए बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो अब मैं एग्जैक्टली आंसर नहीं दूंगा, ये बच्चों का काम है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक टेम्पलेट बनाइए, उसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए, जो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट से आई है, वो UGC से, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। कौन से सेक्टर या डोमेन में आप इसको
कर रहे हैं, तो आप लिखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन सेक्टर। डोमेन आप चूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर हुआ या एनी डोमेन आप जो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सो फॉर एग्जांपल आप में था कि सर्च, सेमेंटिक बेस्ड सर्च टू हेल्प द इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये आप 4 चीज लिखें, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट थिंग्स गाइस, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आइए कि प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पे आइए। प्रॉब्लम को आप डिफाइन कीजिए, आप क्या समझते हैं प्रॉब्लम को? वो तीनों जो प्रॉब्लम है, आप उसको क्या समझते हैं, कैसे आप उसको समझते हैं? बिकॉज जब तक नहीं आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो आप उसको फिर उसका वो कैसे निकालेंगे, राइट? सो ये हो गया फ्रॉम द टेम्पलेट पर्सपेक्टिव, जो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम जो मैंने बताया, और उसमें आप ये लिख सकते हैं कि कौन से इंडस्ट्री सेगमेंट, क्या डेमोग्राफी है, किसको आपका टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अचीव करने वाले, जिनको आप सोल्यूशन देंगे। ये सब लिखिए। डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आप एक और सब सेक्शन पे आइए, व्हाई इट इज नीडेड। व्हाई इज इट नीडेड, ये जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इसका जो आपने ये इसकी क्यों जरूरत है, क्यों हम इसको सोल्यूशन चाहते हैं। फिर आप एक सेक्शन बनाइए, फंक्शनल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि द सॉल्यूशन शुड हैव द एबिलिटी टू ट्रैक एंड रिकॉर्ड different things, individual, small businesses. The solution should enable the transparent and reliable auditing करना होगा. The solution should facilitate trading of जो भी आपका प्रॉब्लम है between individual and small industries, अगर वो इंडस्ट्री का आप cater कर रहे हैं. Scalability क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटेबल होना चाहिए, तो ऑडिटेबिलिटी होना चाहिए, इसको ऑडिट आप कर सकें। ये सब आपको 1 2 3 4 5 6 मैंने पावर पॉइंट शेयर किया है आपके एचओडी के साथ, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, द सॉल्यूशन शुड ऑलवेज हैव एन इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं, कितने भी बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अगर आपका जो सोल्यूशन है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, जो उसको यूज करेगा उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। उसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि दस्तावेज के लिए ब्लॉकचेन और एआई का समाधान कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह आपकी। ये हो गया कि हैकाथॉन के लिए प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस को आप कैसे एक डेटा फॉर्म, एक टेम्पलेट फॉर्म में आप उसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, राइट? सो दैट यू आर वेरी प्रेजेंटेबल। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है, अब मैं एक एक प्रॉब्लम पे जाता हूं, ठीक है? तो आप जैसे पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज डेवलपमेंट ऑफ एन एआई ML बेस्ड प्रेडिक्टिव मॉडल एस्टिमेटिंग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ये आपको निकालना है, ठीक है? इसमें मैंने क्या बोला है? इसमें मैंने बोला है कि जैसे आप ये देख रहे हैं, जस्ट सो इसमें आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड आउटकम, ठीक है? हाउ एआई एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वर्क। आपका कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एस्टिमेटेड आउटकम क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज उसके बिना तो ये नहीं होगा। उसके बाद है कि हाउ एआई एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वर्क। ये आपको वो समझाना पड़ेगा अपने इस प्रेजेंटेशन में। What role does data governance play in maintaining the predictive model accuracy? अब इसमें है कि देखिए, डेटा गवर्नेंस कई प्रमुख कार्यों में के माध्यम से
पूर्वानुमानित मॉडल की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ रहा हूं, तो प्लीज बेयर विथ मी। सो डेटा गुणवत्ता प्रबंधन, प्रभावी डेटा प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि पूर्वानुमानित मॉडलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा सटीक, सुसंगत और पूर्वाग्रह से मुक्त है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने हिसाब से डेटा नहीं डाल सकते हैं, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं अपने रिजल्ट के लिए, वरना वो गलत हो जाएगा। उसमें उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट बनाए रखने के लिए डेटा सत्यापन, सफाई और निगरानी के लिए प्रतिक्रियाओं और मानकों को लागू करना शामिल है। ठीक है, तीसरा है लगातार डेटा उपयोग के लिए रूपरेखा, डेटा प्रशासन एवं एवं ढांचा प्रदान करता है जो पूरे संगठन में डेटा संग्रह, परिवर्तन और उपयोग को मानकीकृत करता है। यह स्थिरता, विसंगतियों को कम करती है और पूर्वानुमानित विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि विश्वसनीयता को बढ़ाती है। ठीक है, बेहतर निर्णय लेने के लिए की क्षमता, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को सुनिश्चित करके डेटा प्रशासन बेहतर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वेयर डेटा गवर्नेंस, डेटा रूल के लिए आपको जरूरत है। बेहतर निर्णय लेने के लिए आपको बेहतर निर्णय वाले में कोई भी चीज अगर आपको बेहतर निर्णय लेना है तो आपका डेटा क्लीन होना चाहिए, डेटा इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वरना अगर आप डेटा को क्लीन नहीं करेंगे, डेटा अगर गड़बड़ है तो राइट रिजल्ट नहीं देगा। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। जोखिम न्यूनीकरण और अनुपालन, डेटा प्रशासन उल्लंघनों और नियमों को गैर अनुपालन संगत डेटा प्रबंधन से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करता है। ठीक है, पारदर्शी संग्रह, परिवर्तन उपयोग को मानकीकृत करता है, यह स्थिरता, विसंगतियों को कम करती है और पूर्वानुमानित विश्लेषण प्राप्त निर्णय, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। आई थिंक रिपीटिंग इट बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट गाइज। उसके बाद मैं आता हूं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जवाबदेही। जवाबदेही एक मजबूत डेटा प्रशासन ढांचा डेटा प्रबंधन प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, हितधारकों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देता है, पूर्वानुमानित मॉडल और उनके परिणामों में विश्वास बनाने के लिए यह पारदर्शिता आवश्यक है। संक्षेप में, प्रभावी डेटा गवर्नेंस यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पूर्वानुमानित मॉडल विश्वसनीय और सटीक डेटा पर बनाए जाते हैं जो अंततः उनके प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। ये मैंने हिंदी में समझने वाले अपने बच्चों के लिए थोड़ा बोला, बट फॉर द लार्जर ऑडियंस, predictive model use various demographics, household characteristics to estimate outcomes. Key demographic includes age, gender, ethnicity, and nationality. Household characteristics involve household size, education, employment status of the household head, living arrangement, etc., etc. Analysis of the imaging data includes profiles, photos, can further predict household features like size and demographic composition. And student, आप इसको समझिए because ये आपको expenditure calculate करने के लिए बताया जा रहा है. Determining the relationship between individuals in the photos via tags, social cues. These models utilize machine learning to compare data against reference data, predicting household size and composition. समझ आया यहाँ तक? अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ।
hold on. थोड़ा drill down का issues है इसमें because multiple screens are open. So what I'm telling you is, you can straight away get into hackathon और आप जीत जाएंगे hackathon. इतना बढ़िया से इसको आपको समझाया जा रहा है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो very easily you can win. It's not a very big thing. Okay. अब मैं जाता हूँ मैंने क्या क्या कवर किया. सो मैंने अब आता हूँ प्रेडिक्टिव मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हैंडल्स मिसिंग वैल्यूज. सेवरल स्ट्रैटेजीज इसके लिए होता है. ठीक है. जैसे कि इम्प्यूटेशन टेक्निक, डिलीशन ऑफ मिसिंग डेटा, इंडिकेटिव वेरिएबल्स, ट्री बेस्ड मॉडल्स. अब ट्री बेस्ड मॉडल आप लोग स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाले मैथ्स में पढ़े होंगे. लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम. ठीक है. नाइव बाइज. नाउ नाइव बाइज क्या है? इज अ सरप्राइजिंगली अ पावरफुल एल्गोरिथम फॉर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. फिर आता है प्रॉफिट, एन ओपन सोर्स एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय फेसबुक and used in time series and forecast model. It is careful for capacity planning and incorporation heuristic assumption. ठीक है. अब आप आइए इस पे. The predictive model ensures data accuracy, reliability through several key practices. जैसे कि data quality assessment हो गया, model selection and validation हो गया, continuous monitoring and maintenance हो गया, regular updates, features important analysis, and data integrity practices. Now, data integrity practices क्या है? It ensures the data is secure, trustworthy, protected from unauthorized access, contributes to its integrity, implementing governance policies that helps maintain high standards of data quality. So by integrating these practices, the predictive model can deliver accurate, reliable outcome, fostering trust in the prediction. So this is what my this part of the presentation was. Now I am taking you guys to the third slide, right? The third slide जो है ये बात कर रहा है कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या है, राइट? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के लिए guys I will only touch briefly and आपको थोड़ा उस पे पढ़ना पड़ेगा because it's a little detail. So कितने टाइप्स ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हैं? एक है क्लासिफिकेशन मॉडल्स, दूसरा है क्लस्टरिंग मॉडल, तीसरा है टाइम सीरीज मॉडल. नाउ क्लासिफिकेशन मॉडल है, it categorizes data based on historical information, identifying relationships within a data set. Now, these models can segment patient into distinct groups and address binary questions like yes and no, true or false. ठीक है. Different classification model includes logistic regression, decision trees, and neutral networks. फिर आता है clustering model. They are a type of unsupervised learning that groups data based on shared attributes. For instance, clustering can segment patients into similar group based on common health symptoms for each group. अब जैसे सारे यूरिक एसिड वाले को एक ग्रुप में डाल दिए, सारे हार्ट वाले को एक ग्रुप में डाल दिया. So popular clustering algorithm include k-means, mean shift, and density-based spatial clustering. आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बार-बार सुनिएगा इस वीडियो को. Time series model utilize data collected at specific intervals such as daily, weekly, or monthly. The dependent variable is plotted over time to examine the data for patterns like
सीजनेबिलिटी क्या है, ट्रेंड क्या है, साइक्लिकल बिहेवियर क्या क्या है, लूप में चलता है कोई इवेंट. These insight can help determine the necessary transformation and appropriate model type for accurate forecasting. So आपका जो पहला जो प्रश्न हैकाथॉन सॉल्व करना चाह रहा है, ये स्लाइड 3, 4 एंड नेक्स्ट आने वाला 5, स्लाइड 5 में मैंने इसको कवर किया है आपके लिए. अब मैं आपको लेके जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड 5. तो स्लाइड 5 में अगर आप देख रहे हैं, एक टिपिकल प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है और उसके साथ जो फ्लो है, राइट, जो मैंने फ्लो को यहाँ पे आपके लिए दर्शाया है, वो फ्लो देखिए, विच इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग, फिर आता है डेटा माइनिंग, फिर आता है रिजल्ट वैलिडेशन, फिर आता है अंडरस्टैंड बिजनेस एंड डेटा, फिर आप डेटा को प्रिपेयर करते हैं, फिर आप डेटा को मॉडलिंग करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लास में भी बताया था कि मेटा डेटा का कॉन्सेप्ट है. आप उसको डेटा और मेटा डेटा आपको समझना पड़ेगा. मेटा डेटा क्या होता है, जैसे कि आप कस्टमर को आप मॉडलिंग में डाल रहे हैं, तो कस्टमर तो बहुत हो सकता है. टाटा एक कस्टमर है, बिरला एक कस्टमर है, माइक्रोसॉफ्ट एक कस्टमर है, गूगल एक कस्टमर है, लेकिन कस्टमर इज वन, अकाउंट इज वन मेटा डेटा. उसके अंतर्गत ये एक्चुअल डेटा है. तो मेटा डेटा मतलब कि एक अकाउंट, राइट, दैट इज वन एंटिटी. तो मॉडलिंग में आपको वो सब समझना पड़ेगा. उसी तरह से प्रोडक्ट हो गया, उसी तरह से सर्विसेज हो गया, उसके अंतर्गत जो एक्चुअल चीज है वो डेटा है, लेकिन मेटा डेटा हो गया सर्विसेज, मेटा डेटा हो गया प्रोडक्ट, मेटा डेटा हो गया कॉन्टैक्ट, सो समथिंग लाइक दैट. ठीक है. फिर आता है इवैल्यूएशन एंड देन यू डिप्लॉय. आफ्टर डिप्लॉयमेंट आप क्या करते हैं, आप मॉनिटर करते हैं, और कोई बग आता है प्रोसेस में, उसको फिक्स करते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूव करते हैं. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. दिस प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, ये जो मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पे, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का प्रोसेस है. Involves running one or more algorithm on data set to make prediction. This iterative process, iterative माने ये घूमते रहता है गोल लूप में, often includes training the model, applying multiple models to the same data sets, and selecting the best fit model based on understanding the domain data. ठीक है. So ये आपको आपके समझने के लिए था फ्रेंड्स. उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो द नेक्स्ट स्लाइड इज द क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस. और इसमें एक टिपिकल प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो आपको करना है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है. किसी भी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. ठीक है. जैसे कि अगर आप पुल बनाते हैं, तो पुल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईटा, सीमेंट, पत्थर, छड़, पानी, बालू, राइट, इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं. उससे सब मिलकर ये बनता है. उसी तरह से क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज इंटेंट क्या है, डेटा क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, स्केल क्या है. तो जब हम इंटेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो इंटेंट हो गया हाउ विल वी इन्फ्लुएंस और चेंज द आउटकम. कैसे हम किसी आउटकम को चेंज कर सकते हैं. रेकमेंड रिसोर्सेस और एक्शन. डेटा में आ जाइए, आपको डेटा को मॉडलिंग करना है, टेस्ट करना है, वैलिडेट करना है, प्रोडक्शन के लिए इसको रेडी करना है. स्केल अप, कितना बड़ा आप कर सकते हैं. जैसे कि स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आप 2 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं कि 2 लाख करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, इसको स्केल अप बोलते हैं. क्या ये जो आपने मॉडल बनाया, या आपने जैसे कि रोड बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक एनालिसिस की कि भाई पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा, 10 सालों में आज 10 लाख गाड़ी है तो 50 लाख गाड़ी होगा. ये कैलकुलेशन किया एक डिफरेंट मैथ्स के ये जो मॉडल है उसको यूज करते हुए. अब आप 10 साल का रोड बना रहे हैं, तो आपने 50 लाख के लिए बनाया, कल को वो 100 लाख हो गया,
तो क्या आप उसी रोड को और एक्सटेंड कर सकते हैं कि आपको टोटली न्यू रोड बनाना पड़ेगा? दिस इज वेयर स्केल अप इज सो इम्पोर्टेंट कि आप 100 साल का प्लानिंग करते हैं ताकि आपको कुछ तोड़ना नहीं पड़े, आप उसमें ऐड कर करके एक्सटेंड कर करके बना सकते हैं। रोड को आपने इतना बढ़िया से बनाया है, द बेसिक इनिशियल, कि आप उसको सिर्फ एक्सटेंड कर। सो स्केल अप इज इम्पोर्टेंट, प्रोसेसिंग ऑफ पावर गेट्स एक्सेट्रा। नाउ एक्सपर्टाइज जो है, ये फोर्थ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, जिसमें एनालिटिक्स आ जाता है, डेटा आ जाता है, मॉडल एंड प्रोसेसेस आ जाता है। इस सब को आपको समझना पड़ेगा फॉर दैट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज स्लाइड नंबर 7 फॉर मी। और इसमें मैंने सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लिए टच किया है, वेरी ब्रीफली टच किया है। डेवलपमेंट ऑफ सेमांटिक सर्च फ्रॉम टेक्स्ट टू नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो इसमें क्या था भाई? डेवलपिंग सेमांटिक सर्च फॉर एनआईसी कोड इन्वॉल्व्स यूजिंग टेक्स्ट माइनिंग एंड सेमांटिक एल्गोरिथम to classify industrial activities more accurately than traditional classification system. This approach extracts keywords from company descriptions and websites to generate tags that reflect firms, activities and specialization. और इसके लिए जो की स्टेप्स आपको करना है स्टूडेंट्स, इज टेक्स्ट कलेक्शन, टेक्स्ट माइनिंग, semantic analysis, integration with NIC. अब टेक्स्ट माइनिंग जो है वो क्या करता है? इट गैदर्स टेक्स्ट डेटा फ्रॉम कंपनी के वेबसाइट से, कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड अदर रेलेवेंट सोर्सेस। टेक्स्ट माइनिंग जो वो क्या करता है? इट यूज एल्गोरिथम्स टू एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब बिजनेस एक्टिविटीज। Semantic analysis क्या करता है? It applies semantic algorithm to categorize these keywords into NIC codes, enhancing the classification, relevance, and accuracy. Integration with NIC, match extracted tags with existing NIC codes to provide a more nuanced understanding of industrial activities. This method can offer policymakers a detailed view of the industrial structure and innovative trajectories जो आपको बोला गया है करने। अब अगर आप और थोड़ा डीप जाना चाहेंगे कि टेक्स्ट डेटा माइनिंग हैंडल्स misspelling and variation in text data through several strategies. कुछ strategies है, techniques like Levenshtein distance or libraries such as NLTK and TextBLOB are used to identify the correct misspellings. Phonetic algorithm जैसे कि SoundX or Metaphone converts word into phonetics code, allowing models to match word based on sound rather than spelling. Stemming and lemmatization, this reduce words to their base form, simplifying and standardizing the text. Machine learning model, trained model can classify words as misspelled or correct based on context and frequency. And word embedding, techniques like word2vec and fast text can somewhat capture spelling variation. While semantic algorithm offers enhanced accuracy for NIC code classification, there are several challenges. And क्या है वो challenges? Lack of common sense understanding, data pre-processing and modeling choices, training and validation data risks, insufficient robustness, robustness, explainability and transparency, semantic web implementation. ठीक है? So lack of common sense में आता है machine learning algorithm lack common sense, making it challenging to truly capture the meaning of data and computational result. Data pre-processing modeling choices में आता है कि choices in data pre-processing such as tokenization,
data normalization, impact the training and operation of machine learning models. Training and validation data risk में आता है. Training models on biased data can result in similar prediction biases. Publicly available model can also have been trained on private data set that developers cannot independently audit. Insufficient robustness में होता है. Machine learning system may fail when encountering invalid or noisy inputs from a distribution different from the training distribution. Explainability and transparency में आता है. The opacity and unpredictability of some algorithm complicate designing rules and predicting inputs that could yield unsafe or discriminatory outcomes. And semantic web implementation में है. Challenges can be related to implementation, usage, and general issues. तो अब इसके लिए strategy क्या होना चाहिए? What strategies can be used to mitigate the risk of biased decision in semantic algorithm? To mitigate the risk of biased decision in semantic algorithm, several effective strategies can be employed. And मैं सिर्फ अभी नाम लूंगा because we have time की थोड़ी सी challenge है. Diverse and representative data pre-processing techniques such as normalization, standardization, anonymization, etc. Algorithm design and selection, choosing fairness-aware algorithm. Human review. Implementing a human-in-the-loop approach allows human oversight in validating AI outputs. Transparency, being transparent about how algorithm works. This is very important because this is very key to decision making. Continuous monitoring and auditing, regularly monitoring AI output for signs of bias, conducting audits. फिर आता है bias impact assessment, conducting assessment to understand the potential biases in algorithm can raise awareness and guide corrective actions. By implementing these strategies, organization can enhance fairness and accuracy of their semantic algorithm, reducing the risk of biased decisions. Okay? So, guys, as you see, so मैंने दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका कवर कर दिया और डिफरेंट वेज बताया आपको. अब मैं लास्ट वाले पे जाता हूं जो कि है द लास्ट वाला है डेवलपमेंट ऑफ एन एआई बेस्ड लेगेसी डेटा एक्सट्रैक्शन एंड क्या क्या प्रोसेसिंग टूल्स है. तो देखिए, डेवलपिंग ऑफ एन एआई बेस्ड लेगेसी डेटा एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग टूल्स इन्वॉल्व सेवरल की steps to develop the AI tool. Evaluate the legacy system. आप कैसे evaluate करेंगे? By assess the existing infrastructure to identify areas where AI can enhance data extraction and processing, determine the types of data stored and their formats. Second में है choose AI technologies, select appropriate AI tools and technologies compatible with your legacy systems, such as machine learning model and natural language processing, जिसको NLP भी बोलते हैं. Consider using pre-trained models for everyday task or custom model for specific needs. तीसरा है डेटा प्रिपरेशन. कैसे करते हैं आप डेटा प्रिपरेशन? Clean and standardize the data to ensure it is in a format suitable for AI processing. Use techniques like data tokenization and part of speech tagging for NLP, Natural Language Processing tasks. फिर आप आते हैं फोर्थ में इंटीग्रेशन मेथड. अब इंटीग्रेशन मेथड में आपको एपीआई यूज करना है, मिडलवेयर यूज करना है टू कनेक्ट एआई मॉडल विद द लेगेसी सिस्टम. बिकॉज एक लेगेसी होता है, उसको आप अपने मॉडल से जोड़ते हैं, राइट?
without significantly restructuring it. And this is so important because इसमें काफी cost involved है, काफी IT projects इस पे thrive करते हैं. Consider robotic process automation RPA, ठीक है, combined with artificial intelligence for automating the repetitive task. तो कुछ repetitive task जो बार बार होते हैं उसके लिए आप मैन पावर क्यों रखेंगे, उसके लिए आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर दीजिए. Data extraction tools. Utilize tools like Apache NIFI, Pentaho data integration, or Matillion to extract data from diverse sources. Leverage AI-powered data extraction software for handling complex data sets. Testing and deployment. This is very important. Test the tools thoroughly to ensure accurate data extraction and processing. Deploy the tool in a controlled environment before scaling it up. Because एक बार आप मेटा प्रोडक्ट को डाल दिए प्रोडक्शन में और आप चाहते हैं कि यूजर के फीडबैक से आप इंप्रूव करेंगे, तो उसका प्रॉज एंड कॉन्स भी है. टाइम है कि जल्दी हो गया फास्ट, बट कॉन्स में है कि लोग काफी जल्दी पेशेंस लूज कर जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट पे. Key technologies and tools: AI models, machine learning and deep learning models for data analysis and pattern recognition. Data extraction tools like जैसे मैंने बताया Apache, NIFI, Pentaho, data integration, Matillion. Data integration methods में आता है API, middleware, RPA, and AI. So hopefully you will remember these guys. What are the best AI tools for extracting data from legacy system? Well, you can do your own research. I can suggest few things like ROSM, MINDEE, Nanonets, V7 Go, Informatica, and I have extensively used Informatica when I was doing analytics. And then comes your, how does the data fold data integration agent DMA जिसको बोलते हैं handle schema mismatches. तो वो metadata analysis, cross data diffing, AI driven translation, self correction capabilities, ये सब के features से वो ये problem को solve करता है. Now, what are the key challenges in integrating AI with a legacy IT system? This is very important. Okay. The key challenges, excuse me, is the technological disparity, compatibility issues, data quality and accessibility, limited scalability, organizational resistance, security and compliance risk. और लास्ट में है, how does the DMA validation process work in real time? Real time data transfer, DMA verification, confirmation, cycle stealing model, and time utilization. Now, time utilization can be utilized in real-time application when BREQ interrupts are used. So these are the thing, guys, where all the three problems which you guys had, I discussed in detail. I can always be reached. In the end, I will share my contact information. आपको वहां से मिल जाएगी. अब आइए थोड़ा सा पेप टॉक करते हैं. ये जो मैंने बताया इसमें आप विनर आप कैसे बनेंगे. तो विनर्स कोई खास नस्ल के नहीं होते हैं. विनर्स कोई मार्स ग्रह से नहीं आते हैं. विनर्स कोई जुपिटर से नहीं आते हैं. कोई वो हमारे रिमेंबर चाचा चौधरी वाला कॉमिक वेर साबू जो था जुपिटर ग्रह से आया था. जुपिटर ग्रह भाई उससे बृहस्पति देव का है जो सभी देवताओं के गुरु हैं, तो उनको प्रणाम. और कुंभ महाकुंभ जो अभी रिसेंटली पास हुआ उसमें जुपिटर का एक कंप्लीट आई वुड से मूवमेंट अराउंड द सन जो 12 साल लगता है, और सन का अलाइनमेंट, मून का अलाइनमेंट और जुपिटर का अलाइनमेंट उसको डिसाइड करता है. जुपिटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो साबू जुपिटर से आया होगा, लेकिन विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. हम और आप सब विनर हैं, लेकिन हमको कैसे बोल तो दिए, अब कैसे किया जाएगा.
इट्स सो इजी टू से बट आप बताइए कि कैसे करना है, राइट? आप स्टूडेंट हैं, आपको हमेशा मन में ये प्रश्न रहता है कि भाई कोई कुछ भी बोल के ना निकल जाए। तो किड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम में जाएंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या आप अपनाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अप्लाइड साइंस में एक अलग तरह से रिसर्च करते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात आती है तो इसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये बहुत ही डिफरेंट है गाइस। यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू दिस वेरी वेरी सीरियसली। कोई भी बुक में आपको ये जल्दी नहीं मिलेगा। ये दिस इज टोटली बेस्ड ऑन a student who is known to me, who has studied in America, who is studying in IIT, who is studying in Chandigarh. काफी जगह से बच्चे ने पढ़ा है, and I can hook you with the student. उसने अपने एक्सपीरियंस ये बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड साइंस और एआई में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड यू शुड बी नोइंग दिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे हिसाब से आपके लिए। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। उसके मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं सो दैट आप समझें। रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग प्रेजेंट्स अ यूनिक methodological challenges compared to traditional physics research. आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। While physics often deals with the natural phenomena governed by universal laws, AI research involves complex systems that blends mathematics, computer science, and often domain-specific knowledge. The guide outlines key मेथड देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मेथोडोलॉजिकल कंसिडरेशन फॉर कंडक्टिंग राइगरस एआई रिसर्च विथ स्पेशल अटेंशन टू सोर्स इवैल्यूएशन, रिसर्च इनिशिएशन एंड बायस मिटिगेशन। इसमें जो मेन पॉइंट्स है, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर सोर्स, स्टार्टिंग रिसर्च वर्क इन एआई एंड एमएल। फेज 1 में आप आता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, फेज 2 में आता है मेथोडोलॉजी डिजाइन, फेज 3 में आता है इम्प्लीमेंटेशन, फेज 4 या स्टेप 4 में आता है एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। फिर आप आ जाइए कॉमन बायसेस इन एआई रिसर्च, बायस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, एल्गोरिथम फेयरनेस कंसिडरेशन, शुरू में भी हम लोगों ने देखा है। और एक टिपिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है इन एआई डिफर सिग्निफिकेंटली, जो मैंने बताया अभी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। इसमें द प्राइमरी सोर्स इन एआई रिसर्च है पीयर रिव्यूड पेपर्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, NEURLPS, ICML, ICLR, AAAI, ये सब जो होता है, एंड जर्नल आर्टिकल्स, लाइक आपको जर्नल्स आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, JMLR, IEEE, ट्रांजैक्शंस ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस। आपको ये सब इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। दिस इज लाइक वर्थ certain $1,000, तो आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। प्री प्रिंट्स, ARXI-X4 papers, particularly CS.AI, CS.LG, CS.CL categories, original code repositories, GitHub आपने सुना होगा, implementation by authors, data sets, original data sets used to train and evaluate models, technical reports, documents from research lab detailing novel algorithm or architectures, patents, legal documents describing proprietary AI techniques. अब secondary sources in AI research क्या होता है? Survey papers and literature reviews, comprehensive analysis of existing research, textbooks
educational resource synthesizing established knowledge, blog posts and tutorials, explanation and implementation by practitioners, documentation, API documentation and user guide for AI framework, news articles reporting on AI advances for broader audiences, derivative implementation, third-party code based on primary research. Now, evaluation criteria for sources. इसमें आता है recency. पहला, due to rapid pace of AI development, verify publication data relevance, reproducibility is number 2. Check if methods, hyperparameters and experimental setups are detailed. 3 में आता है citation network. Examine the forward and backward citation to understand and research context. 4th में आता है empirical validation. Assess strength of experimental design and statistical analysis. Peer review status. Consider level of scrutiny the work has undergone. And 6th is author affiliation. Evaluate and expertise potential conflict of interest. Okay? So this is very, very important. Starting research work in AI ML. तो जैसे मैंने फेज 1 में आपको बताया था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जिसमें आपको डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन, स्पेसिफाई प्रिसाइज फॉल्सिफाइबल हाइपोथेसिस. लिटरेचर रिव्यू में आपको सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रोचेस, use structured search methodology, example Prisma framework, PRISMA. Create concept maps connecting related search, identify research gaps, limitation of current method. Theoretical foundation में establish mathematical and computational framework. Benchmark identification में select appropriate comparison metrics and dataset. I know it's getting little lengthy, but I'm almost wrapping up. Most likely this will be the last slide. Phase 2 methodology design. Algorithm model selection. Choose appropriate AI techniques. Experimental design में आप करते हैं control variables and confounding factors. Statistical power analysis to determine sample size. Cross-validation strategy. Hyperparameters optimization protocol. थर्ड में आता है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. सेलेक्ट अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजर, टास्क स्पेसिफिक मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1. कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी मैट्रिक्स में आता है ट्रेनिंग टाइम, इंटरफेरेंस स्पीड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स, मेमोरी फुटप्रिंट्स, FLOPS. रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्लानिंग में आता है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर कोड एंड एक्सपेरिमेंट. फेज 3 में आता है इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वर्जन कंट्रोल, डेटा पाइपलाइन, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग एंड आइटरेटिव रिफाइनमेंट. फेज 4 में आता है कॉमन एनालिसिस कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत आता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, एब्लेशन स्टडीज, विजुअलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोड रिलीज. कॉमन बायसेस एंड AI रिसर्च में क्या क्या कॉमन बायसेस है? सिलेक्शन बायसेस, पब्लिकेशन बायसेस, कंफर्मेशन बायसेस, ओवरफिटिंग बायसेस, बेंचमार्क बायसेस एंड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बायस. सो बायस मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी है. उसमें आप क्या करते हैं? प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, ब्लाइंड एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल मैट्रिक्स करते हैं, डाइवर्स वैलिडेशन करते हैं, एडवर्शियल इवैल्यूएशन करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिव्यू करते हैं, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं. एल्गोरिथम का फेयरनेस करेक्ट कंसिडरेशन में बायस ऑडिट करते हैं, फेयरनेस मैट्रिक्स, counterfactual testing, documentation and limitation. ये सब हो गया under this research, guys. This is so important for any MSc and PhD researcher. अब लास्ट में भाई, खाली पेट तो होए न प्रीत. भगवान को भी हम लोग खाली पेट सब लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग तो करते हैं. मैं तो व्रत रखता हूँ और मैं तो 8 बार छठ किया हूँ, 36 घंटे का निर्जला, 36 hours without water and food, only air, guys. So you know, it's a contradiction to, you know, कि खाली पेट प्रीत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती. That is a different discussion, just brought for a slight change because आप लोग काफी सीरियस हो गए थे.
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई एआई से नौकरी रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, काहे डर रहे हैं? एआई जो है वो आपकी जॉब को नहीं ले रही है। जॉब लॉस एस्टिमेट्स जो है, अब चलिए मैं पहले आपको डिसमल सिनारियो से फिर पॉजिटिव लेके जाता हूँ। जॉब लॉस एस्टिमेट जो है, रिपोर्ट सजेस्ट दैट एआई कुड रिप्लेस 300 मिलियन फुल टाइम। 1 मिलियन माने 10 लाख होता है, तो 300 मिलियन इंटू 10 लाख, 300 इंटू 10 लाख फुल टाइम जॉब्स ग्लोबली, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.1% ऑफ दुनिया का अभी तक का जॉब, जो कि बहुत है। फिर आता है सेक्टर, कौन कौन सा सेक्टर वनरेबल होगा, माने किस किस जैसे कि क्या हेल्थ, क्या फाइनेंस, किससे जॉब ली जाएगी? तो मोस्ट एट रिस्क जॉब्स आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, लीगल प्रोफेशन हो गया। यहाँ पे 46% ऑटोमेशन का प्रोबेबिलिटी होने वाला है, ठीक है। वर्कफोर्स चैलेंजेस बाय 2030, it is estimated that 14% of the global workforce will need to change their career due to AI advancement. This equates to about 375 million workers, 375 into 10 लाख। करंट ट्रेंड्स क्या है? एआई हैज ऑलरेडी डिस्प्लेस अप्रोक्सीमेटली दुनिया का 14% वर्कफोर्स को एआई ने हटा दिया है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका जो, वाइल जॉब लॉसेस आर कंसर्न, एआई could also drive productivity and economic growth. तो एक तरफ से आप सुनते हैं कि भारत के जीडीपी ऊपर जा रहा है, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली ये कारण है, बिकॉज जीडीपी तो पैसा ऐड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेशन से कर रहा है। जहां 10,000 लोग करते थे, अब वहां पे 100 लोग कर रहे हैं या 1,000 लोग कर रहे हैं। तो लोगों का इनकम कम हो रहा है, लेकिन वो 1,000 लोग जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका पैसा इंक्रीज कर रहा है, प्लस जीडीपी में पैसा ऊपर जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पर कैपिटा देखेंगे तो वो डिस्ट्रेस है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे ग्लोबल फेनोमेना है। ये एक चेंजिंग फेनोमेना है जिसमें थिंकर्स को, फिनेंशियल एक्सपर्ट्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को मिलकर सोचना पड़ेगा कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, वेर एवरीबडी इज मेकिंग मनी, विल इट अगेन रोल बैक टू द फैमिली ओन्ड इनकम and family owned policies where a single family having 5 to 7 people including grandparents, grandchildren, ये collectively पैसे कमाते हैं। अगर जॉब नहीं है तो on every family is taken care of housing, health care, some pension kind of fund. There has to be different model because world is heading to a situation where it will be distressed, और ये बहुत बड़ा मॉडल है जिसपे मंथन चालू है, लेकिन और बड़े स्केल पे होना चाहिए। एंड यू आर हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, थ्रू दिस चैनल, एंड आप यू नो बहुत बड़े थिंकर्स के साथ बैठकर आप उनसे ये डिबेट करिए। ये नो रिवॉल्यूशन लाएगा आपके प्रेजेंटेशन में। तो हैविंग सेड दैट, अब मैं अपने प्रॉब्ली ये जो है लास्ट स्लाइड है कि जॉब्स एंड नौकरी। वेल, एआई इज सेट टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेरियस इंडस्ट्रीज लीडिंग टू सब्सटैंशियल जॉब क्रिएशन। तो एक तरफ जॉब जा रही है तो दूसरी तरफ जॉब क्रिएट भी होगी, और वो जो सेक्टर्स जहां पे जॉब क्रिएट होगी फ्रेंड्स इज हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट एंड साइबर सिक्योरिटी। सो हमारे जो बच्चे सिर्फ टीचर ही बनना चाहते हैं, यू आर वेलकम। टीचिंग लाइन में काफ़ी स्कोप है, दिख है, लेकिन पढ़ाइए, कंटेंट को जानिए और पढ़ाइए। लेकिन जो लाल बत्ती के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर लड़के, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, वो तो 1% भी आपके टोटल पॉपुलेशन का जॉब नहीं है। तो क्या 1% में आप, माने अगर 100 बच्चे हैं तो एक को ही नौकरी मिलेगा, लेकिन बाकी 99 उसके लिए उसी तरह से अपना पूरा मेजर टाइम निकाल रहे हैं एक को डिस्प्लेस करके वो जॉब लेने के लिए। तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा मेरे भाई। एंड यू नो जॉब है, लेकिन जॉब का नेचर बदलेगा, जॉब का डोमेन बदलेगा, और आपको अपने आप को सज्ज करना है ताकि आप अपने और अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर पाए विदाउट रिग्रेट। पढ़ना इज नॉट एन गारंटी फॉर अ जॉब। पढ़ना आपको वहां तक लेके जाती है कि जहां पे आप इनफ कैपेबल है टू मेक योर अर्निंग।
चाहे वो नौकरी के थ्रू हो, स्वरोजगार के थ्रू हो, स्टार्टअप के थ्रू हो, जैसे भी हो, आपको मुद्रा कमाना है टू हैव सर्टेन लाइफ़स्टाइल, जिसमें आपका घर, बच्चों की शादी, पढ़ाई, योर हेल्थ, योर पेरेंट्स' हेल्थ एंड सेविंग आफ्टर रिटायरमेंट, राइट? दैट इज़ द होल गोल फॉर एनी जॉब। सोशल रिस्पेक्ट, लाल बत्ती, ये सब सिर्फ़ 1% को ही मिलेगा मेरे भाई, वो भी कम होगा फ्यूचर में। In the end, thank you for listening patiently to this channel. गोल गप्पे ऑन यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो देखिए गोल गप्पे हैं। यूट्यूब में मैंने यहाँ लिंक दिया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत नॉलेज का वीडियोस ला रहा हूँ along with some entertaining part. This is not a real generation type of video, ठीक है? बहुत सीरियस कंटेंट होगा बिकॉज आई एम नॉट हियर फॉर यू नो मेरा सेकंड लाइन ऑफ करियर है, राइट? आई हैव ऑलरेडी प्लेड 25 साल का लॉन्ग कॉर्पोरेट लाइफ। तो मैं जो भी डिस्कशन करूंगा, जो भी स्टोरीज लाऊंगा, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। मेरा होल पर्पस है द एस्पिरेशनल पूर्वांचल, जिसमें जिसमें चूंकि मैं बिहार से हूँ तो बिहार सेंट्रिक ज़्यादा स्टोरी है, बट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड विल बी पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड आप प्लीज डू सब्सक्राइब एंड और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। दिस इज अ चैनल यू विल बी सो हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विथ। अब बहुत हो गया, आप लोग अब बोर भी हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट एन आवर हो गया है। तो मैं आपको रिमेंबर एक्सक्यूज मी, अंत में एआई का मैं पावर आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए 10 मिनट पहले इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड करने के पहले पहली बार मैंने भी एआई में एक टूल को यूज़ किया। तो चैट जीपीटी आप सबने सुना है, परप्लेक्सिटी एक एक अनदर चैट जीपीटी टाइप का एआई ऐप है। चैट एडिटर है, आप उसको यूज़ कीजिए, वो इंडियन के द्वारा बनाया हुआ है। वैसे चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड, जेमिनी एआई इज़ वेरी गुड, सो मेनी। एलॉन मस्क ने भी एक ऐड किया है, वो भी आप सुनिए। तो अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, एक एआई का देखिए स्ट्रेंथ, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। बारबरिक की विरासत और बारबरी को श्री कृष्ण का असीम प्रेम। स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा एंड बारबरिक, उनके बीच का संवाद। सीन 1 था बारबरिक का आगमन, सीन 2 इस बारबरिक से कृष्ण की मुलाकात, सीन 3 में कृष्ण का बारबरिक से प्रश्न, बारबरिक का बलिदान की परीक्षा, बारबरिक की विरासत और बारबरी को श्री कृष्ण का असीम प्रेम और आशीर्वाद। स्टोरी। तो आपने देखा कि कितना पोटेंशियल है। मैंने क्या किया कि मैंने चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन डाला कि मुझे 300 वर्ड में, 200 वर्ड में कृष्ण और बारबरिक की कहानी का स्ट्रक्चर्ड वे में आप मुझे वो कहानी दीजिए। और वो सिर्फ कहानी ही नहीं दीजिए, उसको आप उसके सारे सीन को, सारे डिफरेंट डिफरेंट 5-6 सीन में बांट कर आप मुझे उस कहानी को दीजिए। और उसके बाद तो उसने मुझे वो 300 वर्ड में विदिन 5 मिनट में वो विदिन जैसे मैंने टाइप किया एंटर, वो आ गया कहानी। ठीक है। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि अब इस कहानी को हिंदी भाषा में, आप भाषा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इंग्लिश में दिया था, मैंने बोला कि इन हिंदी में आप इसको स्ट्रक्चर कीजिए और इसका प्रॉम्प्ट भी बताइए। अब प्रॉम्प्ट गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक पूरा साइंस है जो आपको फ्यूचर करियर में लेके जाएगा एआई में। तो प्रॉम्प्ट एक इंग्लिश का टेक्स्ट होता है जो सर्च, बेसिकली आप सर्च करते हैं कुछ, राइट? अगर आपको सर्च करने का टेक्निक मालूम हो जाएगा, शॉर्ट कीवर्ड, तो फटाक से वो आंसर आता है और सही आंसर आता है। तो मैंने उसको लिखा कि आप प्रॉम्प्ट भी दीजिए मुझे इस पूरे इसका, तो उसने प्रॉम्प्ट दिया। फिर मैंने उस प्रॉम्प्ट को लिया और मैं एक दूसरे एप्लीकेशन गूगल में मैंने खोला, एआई मेटा। और एआई मेटा में मैंने बोला कि आप इस प्रॉम्प्ट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कृष्ण का बारबरिक से मिलना, बारबरिक का बलिदान, बारबरिक का परीक्षा, इसको आप एक इमेज फाइल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। मैंने सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में वो सब टाइप किया, तो वो फटाफट फटाफट थोड़ी देर में मुझे इमेज फाइल दे दिया।
अनबिलीवेबल स्पीड। और ये इमेज फाइल कोई कॉपीराइट नहीं है, ये सिस्टम ने क्रिएट किया। अब मैं इस इमेज फाइल को या तो 2 डायमेंशनल रख सकता हूँ, और साइंस के स्टूडेंट आप समझ सकते हैं 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ, या फिर मैं उसको 3 डायमेंशनल 3D लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ताकि वो हमारे जैसा, हम लोग के जैसा दिखे। तो मैंने बोला कि इसको एनिमेट करो और उसको 3 डायमेंशन बनाओ, वो बटन होता है। उसने एनिमेट किया और वो 3 डायमेंशनल उस सारे जो स्टोरी लाइन के हिसाब से जो इमेज क्रिएट किया 5 पार्ट में, उस पांचों इमेज को मैंने एनिमेट किया और उसको मैंने फिर डाउनलोड किया, और उसको मैंने एक थर्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके उस सारे को मैंने जोड़ा, और एक सिलसिलेवार तरीके में एक पूरा मूवी बन गया। दिस वुड टेक यू से 20 मिनट। सी द पोटेंशियल ऑफ एआई। आप इससे क्या क्या नहीं कर सकते हो। ये तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे एक इमेज जनरेशन का बताया। आप इससे कितना सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने का टेक्निक जानना होगा। दैट इज द पावर ऑफ एआई, एंड दैट इज व्हाई दिस सेशन यू शुड, मैंने इसको फास्ट ट्रैक में बोला है। आप इसको स्लो मोशन में जब अपने कान में लगा के आप सुनेंगे, तो स्लो मोशन में धीरे धीरे मेरे शब्दों को सुनिए। जिनको इंग्लिश भाषा से प्रॉब्लम है उसको आप और स्लो करिए, उसको सुनिए और सर्च कीजिए चैट जीपीटी पे या गूगल पे, और उसका मीनिंग खोजिए और फिर रेफर करके फिर पढ़िए। ये आपको पीएचडी लेवल के प्रोफेसर ही बता सकते हैं, वो भी जो अच्छे जगह से पढ़े हैं। जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताया, जो मैंने आपको हैकाथॉन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर यू टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। यू, ऑल ऑफ यू जो भी आप सुन रहे हैं, मुझसे मेनी टाइम्स अधिक टैलेंटेड हैं, और आपको सिर्फ दिशा चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। प्लीज सब्सक्राइब, ये आपका चैनल है। व्यूअर्स मत बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब हेल्प्स मी, motivate me to do many such positive stories for you. And thank you, Professor Sangeeta ji from the B.R. Ambedkar University, Head of Department Physics, मुजफ्फरपुर, एंड सारे स्टाफ, जो सारे फैकल्टी, सारे मेंबर्स जो उस दिन मुझे रिसीव किए, मुझे मौका दिए आपसे मिलने के लिए, स्टूडेंट्स, एंड यू द स्टूडेंट, each of you were so talented. God bless you. Thank you.